नमस्कार। जब से केंद्र सरकार कृषि विधेयकों को लेकर आई है, तब से इसका कई तरीके से विरोध हो रहा है और साल 2022 तक किसानों की आमदनी को बढ़ाने का वादा करने वाली यह केंद्र सरकार इन विधेयकों का विरोध झेल रही है बार-बार। और ऐसे में क्यों किसानों को लग रहा है कि सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है? क्यों किसानों को लगता है कि सरकार का ये कदम किसान विरोधी है? तो क्या यह किसानों के साथ धोखा है या इन बिलों के माध्यम से सरकार किसानों का विश्वास जीतना चाहती है, किसानों का भरोसा जीतना चाहती है? तो आइए एक बार सरल शब्दों में इन विधेयकों को, ये कौन-कौन से विधेयक हैं, इन तीनों विधेयकों के बारे में जान लेते हैं। पहला जो विधेयक है वो है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक। इसके माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी और जिसके जरिए सरकार एक देश और एक कृषि बाजार की बात कर रही है। वहीं दूसरा बिल मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर व्यवस्था बनाने के लिए एक प्रस्ताव है। और तीसरा जो बिल है वो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है। इसमें खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। मतलब यह हुआ कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको सूची से हटाने का प्रावधान है। तो ये 3 बिल हैं। यदि इन तीनों बिलों के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। इन तीनों विधेयकों को लेकर सरकार की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि किसानों को अपनी फसल का सही और पूरा मूल्य मिलेगा, क्योंकि बाजार में इससे कंपटीशन बढ़ेगा और इससे किसान को फायदा होगा। बावजूद इसके भी इस विधेयक का खूब विरोध हो रहा है, किसान इसका खूब विरोध कर रहे हैं। तो ये जो पहला बिल है, क्या कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य जो अध्यादेश है उससे किसानों को फायदा होने वाला है? तो ये बात एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं, उसमें कई तरह की किसानों को समस्याएं हैं और किसान भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हों ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार भी इस बात को बार बार बता चुकी है कि उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार जो नई व्यवस्था लेकर आई है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि नई व्यवस्था में बड़े कारोबारी सीधे तौर पर किसानों से उपज खरीद सकेंगे, लेकिन यह अध्यादेश यह कहीं पर भी नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है, जो इतना सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि वो अपनी फसल का मोल भाव कर सकें, वो इससे किस प्रकार से लाभ उठाएंगे। सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कह रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि किसान जिसे अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वो अपने जिले से बाहर निकलकर दूसरे जिले में फसल बेचने की नहीं सोचता है, वो दूसरे राज्यों में अपनी फसल को कैसे बेच पाएगा? उसके पास ना तो इतने साधन हैं और ना ही वो इतनी दूर मंडियों में जाने का खर्च उठा सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी मैटर करती है। इतना तो किसान को भी पता है, यदि वह अपने पास की मंडी से दूर जगह पर जाएगा तो उसको कई तरह के खर्चे उठाने पड़ेंगे और उसमें जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी वो बहुत अधिक है। इसी प्रकार से इस अध्यादेश में एक बात यह भी कही गई है कि 3 दिन के कार्य दिवस में किसानों को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन यदि वह दूसरे प्रांत में जाकर अपना बेचते हैं अपनी फसल को, तो उनको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे और न तो जो छोटे किसान हैं उनके पास लड़ने की ताकत है और न ही उनके पास इंटरनेट पर सौदे करने का इस तरह का अनुभव है, ना वो इस तरह का जानते हैं। इसीलिए और यही कारण है कि किसान इसके विरोध में है। और इतना ही नहीं है, जिसे सरकार सुधार कह रही है वह अमेरिका और यूरोप जैसे कई देशों में पहले ही किया जा चुका है और किसानों की ये इस तरह के प्रोविजंस लागू करने से किसानों की आय में कमी आई है। यदि सही तरीके से हम देखें तो 1960 के दशक के बाद किसानों की आय में गिरावट आई है और इन वर्षों में अगर खेती बची भी है किसी वजहों से तो वह सिर्फ सब्सिडी के माध्यम से बची है। जो ये विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, ये WTO के तहत ग्रीन बॉक्स में बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं और वो अपने
जो डोमेस्टिक सपोर्ट है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि हम इसको कम करते हुए जा रहे हैं। और अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम एमएसपी को धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट नहीं कह रही, क्योंकि प्रोविजन इस तरह के हैं कि अपने आप ही ये एमएसपी खत्म हो जाएगी। और जहां एपीएमसी की हम बात कर रहे हैं, बिहार में 2006 से एपीएमसी नहीं है। और इसके कारण हुआ क्या, वहां पर हुआ ये कि बिहार से सस्ते दाम पर वहां से खाद्यान्न खरीदा जाता है, और पंजाब और हरियाणा में जहां एमएसपी पर बेचा जाता है, वहां क्योंकि वहां पर मंडियों का अच्छा जाल है हरियाणा और पंजाब में, तो बिहार से लाकर हरियाणा और पंजाब में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रावधान भी बहुत अच्छा हो, यह भी ठीक नहीं है। यदि सरकार वास्तव में चाहती है कि किसानों का हित हो, तो उसे एक और अध्यादेश लाना चाहिए और इस बात का कानूनी अधिकार देना चाहिए कि किसान की फसल को कम से कम एमएसपी मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, और उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरीके की खरीद उसकी एमएसपी से नीचे नहीं होगी। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? यदि ऐसा करना चाहती तो एमएसपी का कहीं भी किसी भी विधेयक में पूरे तरीके से जिक्र नहीं है कि यह कंटिन्यू रहेगी। सरकार का बार बार ट्वीट करना और मीडिया में आकर बोलना कि एमएसपी जारी रहेगी, यह नाकाफी है। यह तभी संभव हो सकेगा जब गवर्नमेंट इस तरह का नया विधेयक लेकर आए या गवर्नमेंट इसी में प्रोविजन करे, क्योंकि यह गवर्नमेंट जिस तरह के प्रोविजंस लेकर आ रही है उससे किसानों को बिल्कुल धोखा लग रहा है कि इन सभी जो विधेयक है किसी में भी इस तरह का नहीं लिखा हुआ है, एमएसपी का जिक्र नहीं है कि यह कंटिन्यू रहेगी। तो गवर्नमेंट के सिर्फ कहने से क्या माना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट और भी कई सारी बातें कह चुकी है, क्या वो सारी बातें सच रही हैं? इसी प्रकार से यदि हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल है वो एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती है, लेकिन बाद में जब किसानों की फसल तैयार हो जाती है तो ये कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती हैं और बाद में किसान के जो फसल है उसको खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है या कम मूल्य पर लेती है। तो ऐसे ही और दूसरे भी कई सारी बातें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान है। तो इससे किस प्रकार से फायदा होगा कुछ समझ में आने वाली ये बात नहीं है। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से जो बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। ये हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण करने की व्यवस्था नहीं होती है, यह सब जानते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कह रही है कि इस अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा, जबकि दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाजारी होगी। क्यों? क्योंकि कृषि उत्पादों का भंडारण ये आसानी से कर सकती हैं कंपनियां, और जो सुपरमार्केट है वो अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडार कर लेंगी और बाद में उनको ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेगी। तो इस बदलाव से कालाबाजारी और जमाखोरी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। तो विरोध का यही कारण है। क्यों विरोध हो रहा है? इसमें एक तो किसानों को जो सबसे बड़ा जो धोखा नजर आ रहा है वो एमएसपी को लेकर है कि वो अपनी फसल को एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे, उनको अपनी फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। और जो विधेयक में दूसरा ये कि कीमत तय करने का कोई भी तंत्र नहीं है, कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है कि निजी कंपनियां इस तरीके से वो किसानों का शोषण करेंगी, क्योंकि इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक किसान अपनी फसल का मूल्य तय कर पाए। तो इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं वो फसलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची इसे हटने के बाद जमाखोरी करेंगे और बाजार में अस्थिरता के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। इस सारे विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि किसानों की चिंता जायज है, क्योंकि जिन फसलों पर किसानों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती, उन्हें वो कम कीमत पर बेचने को पहले से ही मजबूर है। कुल मिलाकर एक किसान की नजर से इन विधेयकों को मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने वाले और कॉरपोरेट व कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने वाले विधेयकों के रूप में देखा जा सकता है।